जय हिंद दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो इसमें इससे पहले वाली जो क्लास है तो उसमें मैंने देख लिया था कि जो डिस्ट्रीब्यूट करने की विधि है, सिस्टम है, प्रणाली है, वो कितने तरीके से हम विधि करते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने उसकी बहुत ही बारीकी से चर्चा कर लिया था। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में मैंने देखा, इससे पहले सीखा, तो हमने यह पाया कि वह डिस्ट्रीब्यूशन करने के दौरान होता क्या है कि जितना हम वोल्टेज सेंड करते हैं तो जो हम प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, तो अपेक्षाकृत वह वोल्टेज कम होती है। तो कम होने की जो वजह है, तो उसमें मेन वजह है रिएक्टिव पावर, प्रतिघाती शक्ति। तो इस प्रतिघाती शक्ति की वजह से जितना हम वोल्टेज को सेंड करते हैं, कहीं अपेक्षाकृत वोल्टेज क्या होती है, उससे कम मिलती है। तो वोल्टेज जितना हम सेंड करते हैं तो जो रिसीविंग वोल्टेज है वो कम होती है। तो इसका मेन कारण है क्या? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, प्रतिघाती शक्ति। तो इस प्रतिघाती शक्ति की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज का ड्रॉप अलग होता है और ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का ड्रॉप अलग होता है। बात करें ट्रांसमिशन लाइन में, तो ट्रांसमिशन लाइन में इससे पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसमें वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में ±12% से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो इसमें वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो आपका ±6% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसमें वोल्टेज का जो ड्रॉप हो जाता है तो ±6% और ±12%, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो फिर इससे अधिक जो हो जाता है तो उसका होने का मेन कारण क्या है? यह रिएक्टिव पावर, प्रतिघाती शक्ति। तो प्रतिघाती शक्ति को तो हम टाल नहीं सकते हैं, कर तो यही सकते हैं कि इस प्रतिघाती शक्ति को हम कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। हमारे पास यही उपाय है, ना कि ऐसा तो है नहीं कि इसको हम बिल्कुल टाल दें। टाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको, प्रतिघाती शक्ति को नियंत्रित करने की कुछ विधियां हैं। उस विधि को हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधि हैं जिनके द्वारा हम इस रिएक्टिव पावर को, प्रतिघाती शक्ति को हम कम करते हैं और अपने लाइन की एफिशिएंसी को हम अच्छा, दक्ष बनाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है तो रहेगा प्रतिघाती शक्ति को कम करना। और इसके बाद देखेंगे हम फॉल्ट देखेंगे, जो दोष आते हैं लाइन में हमारे, और कुछ प्रोटेक्टिंग डिवाइस के बारे में देखेंगे। तो इसमें यदि आपका इन सभी चीज़ों का जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें आप लेक्चर को सुन सकते हैं। और यदि इसका आपको PDF चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम में, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में जाके वहाँ ले सकते हैं। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ प्रतिघाती शक्ति कम करने की जो विधियाँ होती है, वोल्टेज को नियंत्रित करने की जो विधियाँ होती हैं, तो उसको हम देखेंगे। वोल्टेज को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने की विधियाँ। वोल्टेज में जो विधि नियंत्रित करने की जो विधियाँ होती हैं उसको हम देखेंगे। वोल्टेज को नियंत्रित करने की विधियाँ, यानी प्रतिघाती शक्ति को जो हम नियंत्रित करते हैं उसको कम करने की विधियाँ देखेंगे। तो इसमें जो पहली विधि हम अपनाते हैं, तो पहली मेरी विधि होती है एक्साइटेशन विधि। एक्साइटेशन मेथड, उत्तेजन विधि। ये उत्तेजन विधि तो होती क्या है? तो हम जानते हैं कि जो हम जनरेशन करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, वह उत्पादन करने में जिसका योगदान सबसे बड़ा होता है वो होता है अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर से हम क्या करते हैं? इसमें विद्युत का उत्पादन करते हैं, जनरेशन करते हैं। तो उस अल्टरनेटर में हम एक लगाते हैं एक्साइटेशन लगाते हैं। तो उस एक्साइटेशन को परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यदि एक्साइटेशन को हम बढ़ा दें
तो वोल्टेज हमारी बढ़ जाएगी। तो जो हमारी वोल्टेज खपत हो रही थी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जो वोल्टेज खपत हो रही थी उस वोल्टेज की पूर्ति हो जाएगी। तो हम यही करते हैं ना कि एक्साइटेशन के मान को परिवर्तित कर देते हैं और वोल्टेज को हम वहाँ पास इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे हमारी प्रतिघाती शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रतिघाती शक्ति को कम करने के लिए जो हमारा होता है अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर के जो एक्साइटेशन होते हैं, इस एक्साइटेशन को, अल्टरनेटर का ये क्या है, एक्साइटेशन है। तो एक्साइटेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक्साइटेशन को मान को हम परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटर की यहाँ ये जो अल्टरनेटर की बाइंडिंग होगी, ये स्टेटर होगा। तो इस अल्टरनेटर के एक्साइटेशन को, इसको एक्साइटेशन को परिवर्तित करके क्या करके, परिवर्तित करके हम वोल्टेज को हम वहाँ पास कंट्रोल कर सकते हैं, प्रतिघाती शक्ति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिघाती शक्ति की वजह से वोल्टेज कम हो रही, तो वहाँ पास वोल्टेज बोलना कोई गलत नहीं है, उचित है। तो वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह विधि एक हमारी होती है एक्साइटेशन विधि। अब जो ये एक्साइटेशन विधि होती है, इसका यूज हम ज़्यादा लॉन्ग लाइन में नहीं करते हैं। इसका यूज हम फिर कहाँ करते हैं, तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, लघु संचरण लाइन होती है, वहाँ इसका यूज करते हैं। तो आप पूछेंगे लघु संचरण लाइन क्या है, इससे पहले मैं पूरी चीज़ें बता चुका हूँ। जो 80 किलोमीटर से कम की दूरी की होती है वो लघु संचरण लाइन होती है। तो लघु संचरण लाइन में जो 20 kV से क्या होती है, कम होती है। तो उस लाइन में हम इस विधि का यूज़ वोल्टेज कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, लघु संचरण लाइन में। तो लघु संचरण लाइन में इसका यूज करते हैं। ओके, अब जो यहाँ पास हमारा दूसरा होगा, इसका दूसरा होगा मेथड, विधि होगा, वो कौन सी विधि होगा, तो यहाँ टेप चेंजिंग बाय ट्रांसफार्मर। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, परिणामित्र क्या कर रहे हैं, यहाँ पास टेपिंग निकाल रहे हैं। परिणामित्र टेपिंग परिवर्तित करके, तो परिणामित्र में लगा दें, परिणामित्र में टेपिंग परिवर्तित करके। तो परिणामित्र में हम टेपिंग परिवर्तित करके इस विधि का हम कैसे यूज करते हैं, तो परिणामित्र में टेपिंग को हम निकालेंगे और उसमें हम जो रिएक्टिव पावर है उस रिएक्टिव पावर को क्या करेंगे, हम यहाँ पास कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए ये होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन हो गई। अब ट्रांसमिशन लाइन में हम करते क्या है, यहाँ पास ट्रांसफार्मर को लगा देते हैं, परिणामित्र को लगा देते हैं। अब परिणामित्र जो होता है हमारा, तो इस परिणामित्र को हम एक देते हैं क्या, हाई वोल्टेज। तो जो इसकी सेकेंडरी होती है वो कैसी होती है, हाई वोल्टेज की होती है। ये हाई वोल्टेज की होगी, आपकी क्या है, ये सेकेंडरी है, ये हाई वोल्टेज की होगी। सेकेंडरी आपकी कैसी होगी, हाई वोल्टेज की होगी, और ये वाली लो वोल्टेज की होगी, लो वोल्टेज की होगी। ये प्राइमरी है, और ये क्या है आपकी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। तो इसमें जो सेकेंडरी साइट होता है, सेकेंडरी टाइप क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। तो हमेशा हाई वोल्टेज साइट से ही हम क्या करते हैं, टेपिंग को लेते हैं। तो इसमें यदि हमको वोल्टेज को क्या करना है, बढ़ाना है, तो वोल्टेज को बढ़ाना है तो इसमें हम सेकेंडरी टाइप से क्या लेंगे, टेपिंग को लेंगे। जहां हाई वोल्टेज होगी वहां से टेपिंग को लेंगे और उस टेपिंग को हम क्या कर देंगे, जोड़ के लाइन की वोल्टेज को हम वहां इंक्रीज कर सकते हैं और रिएक्टिव पावर को हम सुधार सकते हैं। तो यहाँ से हम टेपिंग को निकाल लेंगे, टेपिंग को निकाल कर हम क्या करते हैं, वोल्टेज के रिएक्टिव पावर को हम सुधार लेते हैं। तो टेपिंग हमेशा इसमें याद रखने की आपको बात यह है कि हमेशा इसके जहाँ
उच्च वोल्टेज होगी, हाई वोल्टेज होगी, उसी लाइन में आपको टेपिंग निकालना है। सिर्फ यही चीज़ आपको यहाँ पास याद रखने की चीज़ है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें ट्रांसफार्मर में कौन सी किधर साइड हमको लेना है, जहाँ उच्च वोल्टेज होगी उसी साइड में हमको टेपिंग को लेना है। अब इस जो विधि होती है ना, तो इस विधि का यूज जो है तो हम करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। तो इस विधि का यूज हम कहाँ करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे। तो इस विधि का यूज हम कहाँ करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। तो इसका जो उपयोग है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो इस विधि का यूज हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, जो 200 किलोमीटर से अधिक होती है, वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो यहाँ पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम करते हैं। तो ये दो विधियाँ हो गई। अब जो होती है मेरी तीसरी विधि होती है, क्या, जो तीसरी विधि होती है, वो तीसरी विधि को हम देखते हैं यहाँ पास। तो तीसरी विधि यहाँ पास हमारी हो जाएगी बूस्टर विधि। कौन सी, बूस्टर। बूस्टर मेथड। तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ तो बूस्ट मतलब करेगा, बढ़ाएगा। तो बूस्टर मेथड को हम यहाँ पास यूज में लेते हैं। तो बूस्टर मेथड में करते क्या है कि हमारी होती है क्या, ट्रांसमिशन लाइन। तो यह हो गई हमारी ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई। अब इस ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर को लगाते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के हम क्या करेंगे, एक दूसरा साइड में जो लगाते हैं, तो इसको हम इस प्रकार के दूसरे साइड में हम लगा देते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर को हम नाम क्या देंगे, तो यह ट्रांसफार्मर आपका होगा यहाँ पास कंट्रोलिंग नहीं, इससे बढ़िया आप रेगुलेटिंग बोलें। तो इस ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। तो रेगुलेटिंग मतलब क्या हुआ, नियंत्रक, परिणामित्र हो गया। तो इस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, नियंत्रक परिणामित्र। अब इस ट्रांसफार्मर से हम करते क्या हैं कि अलग अलग प्रकार से यहाँ से टिपिंग को हम निकाल लेते हैं, अलग अलग प्रकार से हम टिपिंग को निकाल लेते हैं। यह भी क्या है, एक टिपिंग है, यहाँ पास भी एक टिपिंग है। और इसके जो ये वाला ट्रांसफार्मर का सिरा है, तो यहाँ से इस मेन ट्रांसमिशन लाइन के हम श्रेणी क्रम में एक क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर को और लगाते हैं, एक ट्रांसफार्मर को और लगा दिए। अब इस जो श्रेणी क्रम में ट्रांसफार्मर लगा है, तो इस ट्रांसफार्मर के हम इस दूसरे जो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी सिरा है, तो उस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सिरे को हम इस प्रकार से निकाल लिए। अब जो ये वाला ट्रांसफार्मर होता है, तो इसका नाम क्या है, तो इसी के नाम पर तो पड़ा है हमारा बूस्टर। क्या, बूस्टर। तो ये फिर कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, बूस्टर ट्रांसफार्मर हुआ। ये बूस्टर ट्रांसफार्मर हुआ जो वोल्टेज को क्या करता है, बूस्ट करता है, बढ़ाता है। तो इस जो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो यहाँ पास है, सेकेंडरी सिरा है, सेकेंडरी साइड है, तो उस सेकेंडरी साइड का हम यूज़ कहाँ किए हैं, इस बूस्टर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के रूप में हम किए हैं, इस बूस्टर के प्राइमरी के रूप में किए हैं। और यह क्या है, ये सेकेंडरी है। तो आपको यहाँ पास याद क्या रखना है कि ये बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर जो होता है, तो आपको यहाँ पास लाइन के कहाँ लगा है, लाइन के ये बूस्टर ट्रांसफार्मर श्रेणी क्रम में लगा है, लाइन के श्रेणी क्रम में लगा है। और जो कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर है वो कहाँ लगा है, लाइन के समांतर क्रम में लगा है। ये चीज़ आप देख लिए। तो लाइन के जो श्रेणी क्रम में लगा है बूस्टर ट्रांसफार्मर, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना होता है कि लाइन के श्रेणी क्रम में ट्रांसफार्मर लगा है, तो पूछ लेता है कि जो बूस्टर ट्रांसफार्मर होता है प्रतिघाती शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो बूस्टर ट्रांसफार्मर कैसे जुड़ा होता है।
तो लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो यह वाली जो सिरा है, तो इस सिरे को हम बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन बिंदुओं पर यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, एक टाइम में किसी एक जगह पर ही ले जाएंगे और वहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार हम टिपिंग करके, टिपिंग किए हुए हैं, बूस्ट करने के लिए हम टिपिंग में टच कराएंगे, मतलब कनेक्ट करा देंगे और उस प्रकार से हम वोल्टेज को बूस्ट करा सकते हैं। तो इसमें ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने की। अब जो ये ट्रांसफार्मर होते हैं, ये जो विधि होती है कंट्रोल करने की, ये विधि होती है, तो यह विधि आपकी फीडर में यूज की जाती है। ये विधि कहाँ यूज करेंगे, इसको हम फीडर में यूज करेंगे। अब आपको पता नहीं होगा फीडर क्या है, तो इससे पहले की क्लास में मैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया हूँ, तो फीडर आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो फीडर में हम इसका यूज़ करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, ना कि ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। तो फीडर में इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया बूस्टर ट्रांसफार्मर बूस्टर मेथड। अब जो अगली मेथड है, तो इसका यूज कहाँ किए, हम फीडर में किए। जो नेक्स्ट मेथड है आपकी, तो वो होती है यहाँ पास, अगली मेथड जो होगी तो आपकी होगी इंडक्शन रेगुलेटर मेथड। इंडक्शन रेगुलेटर मेथड। तो फिर इंडक्शन मतलब प्रेरण, रेगुलेटर कंट्रोल मेथड विधि। तो यह जो इंडक्शन कंट्रोल विधि है, यह जो रेगुलेटर कंट्रोल विधि है, तो इसमें क्या करते हैं, तो जो इंडक्शन मोटर को आप थोड़ा इमेजिंग कीजिए कि कैसे होती है। इंडक्शन जो मोटर होती है उसमें हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है और रोटर होता है। स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो उसमें इंडक्शन के कारण रोटर में इंडक्शन उत्पन्न हो जाता है। और उसके यदि स्लिप रिंग की बात करें तो स्लिप रिंग में भी क्या करते हैं, सप्लाई को देते हैं। स्लिप रिंग में सप्लाई को नहीं देते हैं, मतलब उसको रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पास स्लिप रिंग मोटर हो गई, उसमें हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं मोटर में भी, और उसमें भी हम सप्लाई यहाँ पास देने, मतलब इस इंडक्शन मोटर का जो हमने नाम लिया तो उसको एक समझने के लिए कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है तो इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। बट ट्रांसफार्मर एक क्या है, स्थिर डिवाइस है, और जो मोटर है वो चलित डिवाइस है। तो यहाँ पास जो 3 फेज हमारी लाइन होगी, यहाँ पास जो भी लाइन होगी, तो लाइन को हम इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन हो गया, और यहाँ से सेंडिंग हो गया, और यहाँ से रिसीविंग हो गया। यहाँ पास हम इंडक्शन मोटर को ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इंडक्शन मोटर को यहाँ हम ले लेते हैं। अब इंडक्शन मोटर में क्या करेंगे, इन जो लाइन है तो इस लाइन से हम सप्लाई को देंगे, इस लाइन से हम सप्लाई को देंगे। तो ये हो गई हमारे इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में हमारा क्या होता है, रोटर होता है। इंडक्शन मोटर में और क्या होता है, रोटर होता है। तो इस रोटर को यहाँ पास हम कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, सप्लाई को देते हैं। और इस रोटर में बाइंडिंग होती है। यदि स्लिप रिंग रोटर की यूज हम कर रहे हैं तो उसमें बाइंडिंग होगी। अब इस बाइंडिंग में क्या होता है, तो पहले इसके स्टेटर में हम सप्लाई को देते हैं, इसके सीधे ही ट्रांसमिशन के जो मेन लाइन होती है उससे हम सीधे ही समांतर में इसके स्टेटर को सप्लाई दे देते हैं। अब बात रही इसके रोटर में सप्लाई देने की, तो इसके रोटर में भी हम सप्लाई देते हैं कुछ इस प्रकार से कि इसी ट्रांसमिशन लाइन की सप्लाई को हम इस रोटर को सीधा सा कहें तो रोटर को जो हम सप्लाई देते हैं तो लाइन को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस रोटर को हम लाइन के श्रेणी क्रम में यहाँ पास से जोड़ दिए। इसको हम दूसरे कलर से देखते हैं, तो यहाँ पास इसमें से, तो यह हो गया, हम सप्लाई दे दिए, किसको, ये दे दिए, रोटर को दे दिए, और ये सप्लाई हम रोटर को दे दिए। तो इसके रोटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं और इसके स्टेटर को हम समांतर क्रम में सीधे ही जोड़ दिए हैं। तो फिर आपके मन में यह आएगा कि इसको वोल्टेज को इम्प्रूव कैसे करेगा। तो वोल्टेज को इम्प्रूव यह इस प्रकार से करता है कि ये होगी हमारी ट्रांसमिशन लाइन और इसका जो स्टेटर सीधे ही समांतर क्रम में जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा स्टेटर, इसके सीधे ही समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पास क्या है, लाइन कट हो गई, तो लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पास कट कर दिया, लाइन को हमने यहाँ पास कट कर दिया। ओके,
अब इसमें जो इस वाले लाइन से हमने क्या किया, इसके रोटर में सप्लाई दिया, तो इसको रोटर को हम समझते हैं कि इसका रोटर क्या है, ये है रोटर इसका। और इस रोटर का जो दूसरा सिरा है तो सीधे ही हमने इसको यहाँ पास दे दिया। ओके, तो यह एक ट्रांसफार्मर की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पास जैसे मैंने बताया कि 3 फेस यहाँ पास मोटर का यूज़ करते हैं और उस मोटर को हम 3 फेस ट्रांसफार्मर की तरह काम में लेते हैं। तो यह है एक आपको दिख रहा क्या, ट्रांसफार्मर दिख रहा जो वोल्टेज और यहाँ पास सेंडिंग और रिसीविंग वोल्टेज दिखा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पास हमने 66 kV की सप्लाई दिया, यहाँ पास कितना दिया, 66 kV की सप्लाई दिया। तो इसमें सीधे ही समांतर में जो है तो इसको 66 kV की सप्लाई दे दिया, तो इसमें जो आएगा आपका 66 kV आएगा। और इसके स्टेप डाउन के रूप में जो हम ट्रांसफार्मर को यूज़ किया है, अर्थात इस मोटर को यूज़ किया है ट्रांसफार्मर के रूप में, तो इस जो सेकेंडरी साइड में यह रोटर है आपका, जो यह वायर है, इसमें क्या होगा, फ्लक्स होगा, काटेगा और इसमें भी क्या होगा, वोल्टेज आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें 66 kV का यदि रेशियो के अनुसार हम इसमें रखते हैं, 66 kV का है, मान लेते हैं इसमें 11 kV आ गया, तो जितना हमारी वोल्टेज को ड्रॉप हो रही थी उतना ही हमको जितना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हम रेशियो रख लेंगे। तो यहाँ पास 66 kV है, तो इसमें भी आएगा कुछ, जितने रेशियो रखेंगे, 11 kV का तो 11 kV हमने रख लिया। तो जो 11 kV है तो इसमें सीधे ही क्या कर रही है, इसमें जो मिल रही है तो वो सीधे ही ले जाके इस लाइन के साइड में दे रही, तो उसी लाइन को दे रही है। तो इसमें 11 kV से 66 kV से जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ था तो वह 11 kV इसको एक्स्ट्रा में मिल गई, तो 66 10 77 मतलब जितना भी होगा, तो वोल्टेज को सीधा सा करने का मतलब यह है कि जितना घट जाता है उतना ही इसने इम्प्रूव कर दिया। तो इम्प्रूव कर देता है तो सीधे ही वोल्टेज को इसने ऐड कर देता है, जोड़ देता है, तो हमारी वोल्टेज इम्प्रूव हो जाती है। इस प्रकार से जो रिएक्टिव पावर हमारी खर्च हुई थी वो खर्च हुई रिएक्टिव पावर वापस आ जाती है। तो इसमें समझने का मतलब यही था कि जितना हमने खर्च हो गया था जितना, तो उसको हम सीधे ही एक ट्रांसफार्मर के रूप में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में यहाँ पास यूज़ किया इस मोटर को, और सीधे ही उसको ऐड कर दिया उसके ट्रांसमिशन लाइन में। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि इसके जो स्टेटर होता है उसमें हम सप्लाई सीधे समांतर क्रम में देते हैं, और जो रोटर होता है उसमें हम सप्लाई कहाँ देते हैं, उसके श्रेणी क्रम में देते हैं। दूसरा चीज़, यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसा काम करता है, स्टेप डाउन एक्समर की तरह यह कार्य करता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यह कार्य करता है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पास एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी को हम मानते हैं स्टेटर और सेकेंडरी को हम मानते हैं यहाँ पास रोटर मानते हैं, तो ये चीज़ का आपको याद रखना है। इसके बाद हम जो दूसरी मेथड होती है, अगली मेथड पछवी मेथड होती है। तो पछवी मेथड जो होती है तो हमारी सिंक्रोनस कंडेंसर विधि होती है। आपसे कोई पूछे कि इसमें जो बूस्टर है वो बेटर रहेगी या फिर आपका इंडक्शन रेगुलेटर मेथड है ये बेटर रहेगी, तो इसमें आप किसका चूज करेंगे। तो इसमें बेटर की बात करें तो इसमें बेटर रहेगी आपकी बूस्टर वाली विधि, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, यह एक स्टैटिक मतलब एक स्थिर वाली है। और जबकि इसमें इंडक्शन में एक मोटर की तरह है, मतलब घूर्णी भाग है, तो इसमें मेंटेनेंस, एफिशिएंसी, फ्रिक्शन लॉस, ये सब देखते हुए कह सकते हैं कि इससे बेटर कौन सी होगी, हमारी बूस्टर वाली होगी। और ये भी ख़राब नहीं है, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो इंडक्शन से बेटर हमारी होगी बूस्टर वाली। ओके, अब जो इसमें पश्चिमी विधि है वो आपकी कौन सी विधि है, तो कंडेंसर विधि है। तो कंडेंसर विधि में कैसे हम वोल्टेज को करते हैं, तो इसको हम कई बार बता चुके हैं कि जो कंडेंसर विधि होती है, यहाँ पास पश्चिमी जो मेथड है, कंडेंसर मेथड, तो आपके यहाँ पास कंडेंसर मेथड है। कंडेंसर मेथड या फिर इसको सिंक्रोनस कंडेंसर बोल सकते हैं। इसको पूरे को लिखिए, सिंक्रोनस कंडेंसर ही लिखिए। सिंक्रोनस कंडेंसर।
तो सिंक्रोनस कंडेंसर विधि। तो सिंक्रोनस कंडेंसर विधि में क्या करते हैं, तो इसमें जो सिंक्रोनस मोटर जो होती है हमारी, तो जो सिंक्रोनस मोटर है एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर में और उसके रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं। तो सिंक्रोनस जो कंडेंसर है तो इसके एक्साइटेशन को हम कंडेंसर सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस मोटर ये हो गई, ये सिंक्रोनस मोटर हो गई, और इसके जो यहाँ पास रोटर है इसमें क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को देते हैं। तो डीसी सप्लाई जो हमने यहाँ पास दिया, तो इस डीसी सप्लाई को हम क्या करते, बढ़ा के घटा के इसको हम अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन की स्थिति में इसको हम ले जा सकते हैं। तो जो ओवर एक्साइटेशन की स्थिति होती है, अति उत्तेजन की स्थिति होती है, तो उसमें हम यदि चलाते हैं इस मोटर को तो वह काम करती है एक कंडेंसर की तरह, कैपेसिटर की तरह, संधारित्र की तरह कार्य करती है। तो वह अर्थात जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, वो लीडिंग, लैगिंग नहीं, अग्रगामी मतलब लीडिंग, तो वह लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। और वह लीडिंग पावर फैक्टर करता क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर जिस परिपथ में आ जाएगा, ये मान लीजिए कोई हमारी क्या है वोल्टेज है और यहाँ पास क्या है करंट है, ओके। कंडेंसर लगा देने पर हमारी कंडेंसर में क्या होता है, जो धारा होती है वो आगे निकल जाती है, अग्रगामी हो जाती है, 90 डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पास हमने थीटा डिग्री माना। और यदि इंडक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, तो रिएक्टिव पावर में थीटा डिग्री क्या होती है, वह पश्चगामी होती है। तो ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर यह पश्चगामी है, लैगिंग है। इसी लैगिंग को क्या करेगी, यह कंडेंसर जो लगा दिया हमने इस लाइन में, तो यह कंडेंसर उतना ही जितना इधर साइड हमारी कम हुई थी उतना ही क्या करेगी, इसने इम्प्रूव कर देगी, तो उसको कैंसिल कर देगी। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्टिव पावर थी वह रिएक्टिव पावर हमारी कंडेंसर क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा रिएक्टिव पावर को, और वह लाइन में क्या हो जाएगी, सुधार आ जाएगी। तो हमारी यूनिटी भी होना अच्छा नहीं होता, लेकिन लाइन हमारी जो होती है तो अच्छी मानी जाती है। 0.95 लैग रहे तो वह ट्रांसमिशन लाइन अच्छी मानी जाती है। यूनिटी भी होना अच्छा नहीं है, लेकिन इसको हम कम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पास हमारा क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो ये जो होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो सब स्टेशन होता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में सब स्टेशन, तो उस सब स्टेशन में हम इस सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस मोटर को ही सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं। तो इस सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ करते हैं। तो कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के, ये हो गई हमारी ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन के अंत में जो सब स्टेशन होता है, तो उस सब स्टेशन में हम करते हैं इसका सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ करते हैं, ओके। तो इतनी सारी हमारी क्या हो गई, विधियाँ हो गई जो रिएक्टिव पावर को क्या करती हैं, कम करती हैं, और रिएक्टिव पावर को कम करके हम इसमें कर सकते हैं वोल्टेज को इम्प्रूव, और वोल्टेज की एफिशिएंसी जो होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें आज सीखने को मिला। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ इसमें देखने वाले हैं, तो इन ट्रांसमिशन लाइन में होता क्या है, और सॉरी इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता, ट्रांसमिशन लाइन में भी है, लेकिन अभी हम फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन, इसको हम सीधा से बोलें तो पावर सिस्टम बोलें, क्या, पावर सिस्टम। तो जो पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम में होता क्या है, इसके अलावा भी कुछ फॉल्ट होते हैं, कुछ दोष होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फॉल्ट आते हैं, कुछ दोष आते हैं। तो उस दोष के बारे में हम देखते हैं कि वो दोष कैसे आते हैं, वो दोष क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा, इतनी सारी चीज़ें। तो अब ट्रांसमिशन लाइन में जो दोष होते हैं, फॉल्ट होते हैं, उसको अब हम समझेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो फॉल्ट होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। फॉल्ट जो होते हैं, दोष होते हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। अब वो फॉल्ट दोष दो प्रकार से कौन कौन सा होगा, फॉल्ट दोष, तो ये दो प्रकार से होते हैं। तो फिर दो प्रकार से कौन कौन सा हुआ, तो जो पहला प्रकार है वो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो फिर सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या हुआ, सममित दोष।
तो सममित दोष क्या हुआ? तो सममित दोष मान लेते हैं ये है हमारी क्या, ट्रांसमिशन लाइन, 3 फेज हो गई ट्रांसमिशन लाइन। सममित दोष क्या है इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रांसमिशन लाइन, ये तीनों हमारी R/B लाइन हो गई। अब इस लाइन में होता क्या है, अचानक किसी कारणवश कोई वायर गिरता है और इन तीनों लाइन को क्या कर देता है, शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो जब शॉर्ट सर्किट कर देगा तो इस कंडक्टर से बहुत ही ज़्यादा मान की, परिणाम की, बहुत ही ज़्यादा परिमाण की क्या होगी, करंट यहाँ पास प्रवाहित होगी। और जब करंट प्रवाहित होगी तो तीनों क्या हैं, तीनों जो लाइन होती है 3 फेज के बीच का एंगल कितना होता है, 120 होता है ना। 3 फेज के बीच के एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होगी कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें से बहुत हाई मैग्नीट्यूड की, उच्च परिमाण की धारा प्रवाहित होगी। तो उस जो धारा प्रवाहित होती है शॉर्ट सर्किट करंट की, जो फॉल्ट करंट प्रवाहित होती है, शॉर्ट सर्किट धारा प्रवाहित होती है, तो उस शॉर्ट सर्किट धारा का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है वह, और उसके साथ ही जब एंगल, उस फॉल्ट धारा के बीच का जो एंगल होगा यदि वह 120 डिग्री है तो उस फॉल्ट धारा को हम क्या बोलेंगे, सममित दोष बोल देंगे। उस फॉल्ट करंट को हम सममित दोष बोलेंगे। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन में क्या कराते हैं, फॉल्ट कराते हैं, तो उसका करंट का मैग्नीट्यूड परिणाम बढ़ जाता है, परिमाण बढ़ जाता है। तो परिमाण जो बढ़ जाता है तो उसके बीच का जो फॉल्ट करंट है, उस फॉल्ट करंट के बीच का जो एंगल होता है, तो उस एंगल का मान यदि 120 डिग्री होता है, कितना होता है, 120 डिग्री होता है, तो उस फॉल्ट करंट को हम बोलेंगे सममित दोष बोलेंगे। उस फॉल्ट करंट को हम क्या बोलेंगे, सममित दोष बोलेंगे। तो यह जो फॉल्ट करंट होता है सममित दोष वाला 3 फेज में होता है, यह फॉल्ट बहुत कम होता है, लेकिन यह बहुत गंभीर फॉल्ट होता है, बहुत गंभीर मतलब खतरनाक, अति खतरनाक होता है। तो यह फॉल्ट क्या होता है, बहुत गंभीर फॉल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा सममित दोष। तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो है असममित दोष, मतलब असिमेट्रिकल। असममित दोष मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट, असममित दोष। तो यहाँ पास असममित दोष, इसको असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल लिखें आप, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल असममित दोष। तो फिर असममित दोष क्या होगा, तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। तो इसमें अभी तक क्या हो रहा था, मैग्नीट्यूड बराबर हो रहे थे और उसमें एंगल भी क्या हो रहे थे, बराबर रहते थे। तीनों फेज का मैग्नीट्यूड बराबर आता था किसमें, सममित में, और उसके बीच का एंगल भी, करंट फॉल्ट करंट के बीच का एंगल भी बराबर रहते थे। लेकिन असममित दोष में ऐसा नहीं होता है। ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई। अब ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारी 3 फेज हैं, कौन कौन सी, एक R है, Y है और यहाँ पास B है। तो इन फेज के बीच का एंगल हमारा बराबर नहीं होगा। तो यह जो दोष होते हैं तो ये भी अपने आप में कुछ अलग प्रकार से वितरित हो जाते हैं। तो जैसे इसको देखें तो यह निम्न प्रकार से है। तो पहला जो दोष है, तो पहले को हम लेते हैं, तो पहला कौन सा है, तो यदि इसकी एक लाइन, यह एक लाइन हो गई किसी, क्या है यहाँ पास, अर्थिंग है। यदि एक लाइन इसकी किसी अर्थिंग से क्या टच हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं LG फॉल्ट। तो इसको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। यदि यही चीज़ हमारा यहाँ पास कुछ इस प्रकार से होता है कि यह हमारी लाइन हो गई, लाइन हो गई।
अब इस लाइन में ये जो दूसरा इसका टाइप है तो आर है, बाय है और यहाँ पास बी है। यह अभी एक लाइन और एक ग्राउंड के बीच में हुआ था, इसको हम एल जी बोले थे। यदि इसी प्रकार से फॉल्ट एक लाइन और यह दूसरी लाइन, दो लाइन के बीच में हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट को एल 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 फॉल्ट, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलेंगे, इसको एल एल फॉल्ट बोलेंगे। दो लाइनों के बीच में यह होता है तब इसको हम बोलते हैं। और जो इसी प्रकार से तीसरा जो फॉल्ट हो जाएगा तो यहाँ यह तीन फेज हो गए, कौन कौन से, आर, बाय और बी। अब इसमें कैसे फॉल्ट होगा, यदि तीन फेज में हो जाता है तो वो तो फिर सिमेट्रिकल में आ जाएगा, लेकिन तीन में नहीं होगा। ये लाइन में हो गया तो इसको हम लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलें। यदि लाइन टू लाइन फॉल्ट किसी अर्थिंग से हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो इसको बोलेंगे एल एल जी फॉल्ट। तो इसको लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलेंगे, एल एल जी फॉल्ट बोलेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता है लाइन में, जो पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता है वो कौन सा फॉल्ट होता है, तो ये जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, एल एल जी फॉल्ट है, ये क्या होता है, ये सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो एल जी जो फॉल्ट होता है ये लाइन में सबसे अधिक होता है, तो ये फॉल्ट सबसे अधिक होता है। अब जो इसमें हम ये फॉल्ट हो गए, फॉल्ट दो प्रकार से हो गए, एक सममित सिमेट्रिकल, एक असिमेट्रिकल हो गया। सबसे गंभीर फॉल्ट सममित फॉल्ट होता है जो थ्री फेज के बीच में होता है। यदि दो फेज के बीच में हुआ तो उसको लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलेंगे। यदि दो फेज और अर्थ के बीच में हुआ तो उसके लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। यदि एक फेज और अर्थ के बीच में हुआ, ग्राउंड के बीच में हुआ, तो उसको हम एल जी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। अब इसमें हम फॉल्ट तो हो गई, फॉल्ट के दौरान धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस करंट के मान को बहुत ज़्यादा होने से जो हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, यानी जो वायर वगैरह लगे होते हैं, वो धारा का मान ज़्यादा सहन नहीं कर पाता। जितने हम सीमा के लिए लगाए हैं वो तो सामान्य कंडीशन उतनी सीमा पर करंट प्रवाहित हो रही है। यदि फॉल्ट हुआ तो ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा मान की करंट उसमें से प्रवाहित होने लगती है, और वायर में I²R हीटिंग इफेक्ट होता है और वायर जल जाता है, वहाँ पास उसके इंसुलेशन भी ख़राब हो जाता है। तो यह सारे नुकसान देखते हुए हमने सोचा कि कुछ ऐसे हमको प्रोटेक्शन चाहिए कि जो हमारे सर्किट में, पावर सिस्टम में सुरक्षा प्रदान कर सके। तो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ हम इक्विपमेंट को बनाते हैं, और इक्विपमेंट की सहायता से हम इन सारे दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पूर्ण रूप से नहीं तो कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में नहीं कह सकते, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमको सुरक्षा मिलती है इन सारी इक्विपमेंट से, उपकरणों से। तो अब इसमें हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उन उपकरणों, इन दोषों से हमको क्या पाना है, इसमें छुटकारा पाना है। तो कुछ हम उसमें उपकरण को लगाते हैं। तो उस उपकरण को हम यहाँ पास पूरे का एक एक का नाम ना लेते हुए एक टोटल नाम लें, तो उसको बोले हम स्विच गियर बोलेंगे। तो स्विच गियर यहाँ पास हम अब पढ़ने वाले हैं कि स्विच गियर क्या होते हैं। तो स्विच गियर हम किसको बोलेंगे, तो यहाँ पास जो स्विच गियर होता है, तो स्विच गियर हम उसको बोलेंगे कि जो हमारे इक्विपमेंट है, उपकरण है, तो पावर सिस्टम में जो उपकरण को प्रोटेक्शन देता है, स्विचिंग करने का मौका देता है, और उसमें कंट्रोलिंग देता है। वो हमारे इक्विपमेंट को जो इतनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, वो उसको क्या कहेंगे, हम स्विच गियर कहेंगे। तो सीधा सा बोले कि स्विच गियर क्या होता है, तो जो पावर सिस्टम में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, इक्विपमेंट को स्विचिंग, प्रोटेक्टिंग और कंट्रोलिंग करने में जो सहायता करता है, वो सारे इक्विपमेंट क्या कहलाते हैं, स्विच गियर कहलाते हैं। तो स्विच गियर में ये सारी चीज़ें हैं, स्विच गियर हैं। अब स्विच गियर में आता क्या है,
तो आपका ले लेते हैं स्विच हो गया, रिले हो गई, एमसीबी हो गया, फ्यूज हो गया। तो ये सारी क्या होते हैं, स्विच गियर होते हैं ये सारी चीज़ें। तो जो स्विच गियर होते हैं तो इन सारी चीज़ों को स्विच गियर कहते हैं। सर्किट ब्रेकर हो गया, तो यहाँ पास देखें पहले तो स्विच गियर, स्विच गियर में क्या आते हैं, जो हमारी प्रोटेक्टिंग देते हैं, क्या देता है, स्विचिंग के लिए रहता है, प्रोटेक्टिंग के लिए रहता है, और उसमें क्या रहता है, कंट्रोलिंग। तो स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ, प्रोटेक्टिंग मतलब सुरक्षा, और कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, वह प्रोवाइड कराता है, तो उसको हम बोलेंगे स्विच गियर बोलेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एग्जांपल में जैसे हो गया आपका रिले हो गया, फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, और यहाँ पास आपका रिले, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, स्विच, बस इतना चीज़। तो ये यहाँ पास स्विच को ले सकते हैं, स्विच हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इसको पूरा स्विच गियर के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एक सर्किट ब्रेकर को पहले लेके समझते हैं कि यह स्विच गियर के अंतर्गत कैसे काम में आती है और इसका किस प्रकार से काम होता है। तो अब देखते हैं हम कि सर्किट ब्रेकर होता है वो कैसे काम करता है, और ये सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसकी कैसी प्रोसेस होती है वर्क करने की। तो यहाँ पास अब देखते हैं हम सर्किट ब्रेकर मतलब क्या, ब्रेक करना है ना, तो ब्रेक मतलब तोड़ना। तो यहाँ परिपथ विच्छेदक इसको बोल सकते हैं आप, परिपथ विच्छेदक या वियोजक। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है, तो यहाँ पास फिलहाल अभी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, दो प्रकार से सर्किट ब्रेकर को पढ़ेंगे। तो पहला जो सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर जो है तो पहला है, तो यहाँ पास हम एयर सर्किट ब्रेकर को देखते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर। तो फिर एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो एयर सर्किट ब्रेकर जो है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारी ये हो गई लाइन हो गई। अब इस लाइन में हम क्या किए, पोल को यहाँ पास लगा दिए, यहाँ पास भी दूसरी लाइन हो गई, और इस लाइन में हमने पोल को लगा दिए। अब यहाँ पास कुछ पोल में फॉल्ट आ गया, तो इस लाइन को हमको कनेक्ट करना होगा, डिसकनेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी क्या है, कनेक्ट है, तो इससे धारा प्रवाहित हो रही। तो इस जो सर्किट ब्रेकर होता है, तो ऑन लोड की स्थिति में इसको हम यूज करेंगे, मतलब चालू कंडीशन में ऑन लोड की स्थिति में इसका यूज हम करेंगे। तो सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पास अभी नहीं लगाए कहीं, ठीक है, ये लाइन है, सीधे ही इस तार को हम क्या करते हैं, यहाँ से डिसकनेक्ट कराते हैं। तो इसके बीच में धारा प्रवाहित हो रही, तो बहुत ही स्पीड से क्या होगी, आर्क उत्पन्न होगी, चिंगारी उत्पन्न होगी। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्या है, शेप है। अब यहाँ पास क्या हुई, ये हमारा यहाँ पास कुछ हो गया, जॉइंट हो गया, जहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिसकनेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पास कुछ हमारा लगा रहेगा जिससे हम डिसकनेक्ट कराएंगे। तो इसमें जहाँ से डिसकनेक्ट होगा जिस पार्ट से, उस पार्ट को हम जब सीधे ही कर देंगे, तो उसमें क्या होती है, बहुत ही स्पीड से चिंगारी उत्पन्न होती है। तो उस चिंगारी को हम कुछ उत्पन्न जहाँ होती है, ठीक है, तो उसको हम कुछ अलग शेप देते हैं, अलग प्रकार का शेप देते हैं, उसमें डिजाइन करते हैं, जिससे वह चिंगारी क्या हो, थोड़ा वहाँ पास कम हो। तो इसमें हम करते यूँ हैं कि जहाँ पास से उसका कांटेक्ट पॉइंट है, उस कांटेक्ट पॉइंट में उसको हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं।
तो यह जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, तो यहाँ से एक हम क्या डाल दें, बिंदी डाल, इस प्रकार से लाइन डाल दें, तो आपको कैसे दिख रहा है, किस आकार का दिख रहा है, ABCD के अक्षर के एच के आकार के दिख रहा। तो यह आपको याद करने के लिए है, मैं बता दिया कि एच आकार के दिख रहा। तो इस जो गैप है, इस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं, तो इस गैप को जो बोलते हैं, तो बोलते हैं हॉर्न गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न गैप बोलते हैं। तो इस जो गैप है, तो यहाँ से क्या होगी, धारा प्रवाहित हो रही होगी। अब जैसे ही इसको हम डिस्कनेक्ट किए, तो वहाँ से बहुत ही स्पीड से चिंगारी उत्पन्न होगी। तो चिंगारी का मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पास घटाएंगे। तो इस प्रकार से उसका आकार देने से चिंगारी जो होती है तो वो घटती है। तो यहाँ अभी देख रहे हैं आप कि कुछ इस प्रकार से है, इसका जगह क्या है, कम है। जैसे ही आगे गई तो उसका जगह क्षेत्रफल फैलता गया। क्षेत्रफल फैला तो उसके बीच में एयर आएगी, एयर के संपर्क में आएगी और उस आग को क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वहाँ पास एयर एब्जॉर्ब करेगी और आग को ठंडा करेगी और आग को ठंडा करके धीरे धीरे बुझा देगी। क्योंकि यहाँ जैसे ही आगे निकलती है आग, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और क्षेत्रफल बढ़ता जाता है तो आग ठंडी होती जाती है और आग इस तरह से बुझ जाती है। तो इसके संपर्क में पूरा क्या है, इसके संपर्क में पूरी एयर है। तो इस कॉन्टैक्ट के बीच में एयर है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, इसका एयर सर्किट ब्रेकर। एयर का मतलब हवा हो गया और सर्किट जो है परिपथ है, तो वहाँ पास क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक करा रहे हैं। तो उसके उस दौरान पूरे जगह में क्या है, चारों ओर अराउंड एरिया क्या है, यहाँ पास एयर है, इसीलिए इसको हम नाम दिए एयर गैप। तो हॉर्न गैप जो होता है, तो हॉर्न गैप का आकार इस प्रकार से दिया जाता है। चित्र बना के आपसे पूछ ले कि इसका क्या नाम है, तो आप बता पाएंगे कि इसका नाम ही हॉर्न गैप है। और सर्किट ब्रेकर को कैसे चालू करते हैं, यह ऑन कंडीशन में, इसकी कंडीशन कैसी होती है, लाइन के ऑन कंडीशन में, लाइन के ऑन कंडीशन में बता चुका पहले ही, लाइन के ऑन कंडीशन में मतलब चालू लाइन में इसको हम यूज करते हैं। क्योंकि अभी ऐसे भी इक्विपमेंट बताएंगे जो ऑफ कंडीशन में उसको यूज करेंगे। तो सर्किट ब्रेकर ऐसा है जो ऑन कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं। अब इसी के हम जो चारों ओर वायु रखे थे, तो उसको यदि वायु को हम चेंज करके दूसरा उसके माध्यम में कुछ चीज़ को रख देंगे, तो उसको हम दूसरा फिर नाम दे देंगे। तो उसके हम चारों ओर में क्या रख देते हैं, हम ऑयल को रख देते हैं, तो उसका फिर हम नाम क्या देते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर देते हैं। तो इस माध्यम में अभी तक हमने वायु को रखा था, अब वायु को हटाकर हम क्या करते हैं, ऑयल के जो कुचालक आयल होता है, कुचालक यानी इंसुलेशन टाइप का आयल होता है, तो उस आयल को हम इसके चारों ओर रख देंगे। अब जो आर्क उत्पन्न हुई थी, उस आर्क को और ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा तीव्र गति से बुझाने में सक्षम होगी यह आयल उस अपेक्षाकृत वायु के। तो इसमें हम आयल का यूज कर लेंगे, तो उसको हम फिर नाम देंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर एक कुचालक आयल होता है और यह आर्क को क्या करता है, जल्दी ठंडा करता है और आग को बुझाने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हमने देख लिया और इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नेक्स्ट क्लास में मैं लाता हूँ। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आगे इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को हमको सीखना है। ओके, सो थैंक्स फ्रेंड, अभी तक मेरे इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको और नई ऊर्जा के साथ नई चीज़ों को सीखने के उद्देश्य से। ओके, बाय।